चलिए बेटा कुछ टफ एग्जांपल्स और करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के ही। हालांकि इलेक्ट्रो के और ग्रेविटेशन के सवाल मोर और लेस एक जैसे से ही होते हैं, तो ये सवाल बेटा कभी ना कभी आप ग्रेविटेशन भी देख सकते हो और इलेक्ट्रो के अंदर भी देख सकते हो। सारे सवाल कैलकुलेशन वाइज थोड़े से बेटर हो सकते हैं, सो हैव पेशेंस। तो सुनिए बेटा, सवाल ऐसा है कि आपके पास बेटा एक इनफाइनाइटली लार्ज नॉन कंडक्टिंग शीट है, इनफाइनाइटली लार्ज है, नॉन कंडक्टिंग शीट है। इसका चार्ज पर यूनिट एरिया सिग्मा है और जैसे मैंने बताया कि इट इज नॉन कंडक्टिंग। चार्ज पर यूनिट एरिया सिग्मा है। अच्छा, इनफाइनाइटली लार्ज शीट है बेटा, इट इज इनफाइनाइटली लार्ज शीट। इसके अंदर एक कैविटी है, सर्कुलर कैविटी है ऐसे, बड़ा एक सर्कुलर कैविटी है ऐसे आर रेडियस की। कैविटी मतलब बड़ा यहां पर जगह खाली है, बाकी जगह बड़ा आपकी सिग्मा है, यहां जगह खाली है। इस सर्कुलर कैविटी की एक्सिस पर बड़ा इधर की तरफ एक्स एक्सिस है, इधर की तरफ बड़ा यहां कहीं कोई चार्ज पार्टिकल है, लेट से बड़ा चार्ज है उसका -e और मास है m। ये एक इलेक्ट्रॉन पड़ा है बेटा, इलेक्ट्रॉन पड़ा है और इस इलेक्ट्रॉन को हमने यहां से रिलीज कर दिया। ये जो डिस्टेंस इलेक्ट्रॉन की बड़ा यहां से x = √3r डिस्टेंस से बड़ा हमने इसको रिलीज किया है। एक बार ये डिस्कस कर लेते हैं कि आखिर इस इलेक्ट्रॉन का मोशन कैसा होगा, उसके बाद बेटा मैं एग्जैक्टली सवाल पे आता हूं। अब हम इस बात को जानते हैं कि इस इनफाइनाइटली लार्ज शीट और ये जो कैविटी है इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो बाहर की तरफ होगी। सिग्मा बेटा पॉजिटिव है, इलेक्ट्रिक फील्ड है बाहर की तरफ। इस बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ये इलेक्ट्रॉन पड़ा है, इस पर ऑफ कोर्स फोर्स आएगा इधर की तरफ। ये फोर्स लगातार इसकी वेलोसिटी बढ़ाएगा 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 बढ़ाएगा, कभी ना कभी बेटा इस कैविटी के सेंटर से गुजरेगा, उस टाइम पर इसकी वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होगी। जैसे ही उधर की तरफ जाएगा तो इस शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी बाहर की तरफ, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है नेगेटिव तो फोर्स आएगा अंदर की तरफ, वेलोसिटी बाहर की तरफ, फोर्स अंदर की तरफ, तो ऑफ कोर्स लगातार वेलोसिटी घटेगी घटेगी घटेगी। बाय सिमेट्री हम कह सकते हैं कि √3r डिस्टेंस पर जाकर उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी मोमेंटरली, एक मोमेंट के लिए। वही नहीं पड़ा रहेगा, फोर्स इस तरफ लग रहा है तो वापस आएगा 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 आएगा, जब यहां से गुजरेगा तो फिर से इसके पास वेलोसिटी होगी सबसे ज़्यादा एंड दैट विल बी द मैक्सिमम वेलोसिटी। फिर उसका वापस इधर आ रहा होगा, जब इधर आ रहा होगा तो इस इलेक्ट्रॉन पर फोर्स आ रहा होगा इधर की तरफ, लगातार वेलोसिटी घटेगी घटेगी घटेगी, यहीं आके बड़ा इसकी वेलोसिटी वापस से हो जाएगी 0। एज यू कैन सी दैट इट इज परफॉर्मिंग ऑसिलेटरी मोशन, नॉट सिंपल हार्मोनिक, ऑसिलेटरी। सिंपल हार्मोनिक तो एक मैथमेटिकल टर्म है कि अगर आपका फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x आ गया तो सिंपल हार्मोनिक मोशन बोल दो, और अगर वो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट ना आए तो सिंपल हार्मोनिक मत बोलो, लेकिन ऑसिलेटरी मोशन तो कह ही सकते हो। अब ऑसिलेटरी मोशन का टाइम पीरियड निकाल पाएंगे नहीं निकाल पाएंगे वो अलग बात है बेटा, ठीक हो। तो मैथमेटिक्स पर डिपेंड करता है, कोई सॉल्वेबल एक्सप्रेशन आ गया तो निकाल देंगे, सॉल्वेबल नहीं आया तो नहीं निकाल पाएंगे, इसमें क्या है ना। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि जब ये इलेक्ट्रॉन इस कैविटी के सेंटर से गुजरेगा उस टाइम पर इस इलेक्ट्रॉन के पास बड़ा स्पीड सबसे ज़्यादा होगी, वो स्पीड आपको निकालनी है। आपके इनफाइनाइटली लार्ज नॉन कंडक्टिंग शीट जो है ये खुद बेटा रेस्ट पे है, ये फिक्स है। फाइंड, बड़ा सवाल लिखना, फाइंड स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हेन it passes through center of cavity। बड़ा कैविटी के सेंटर से जब गुजरेगा उस टाइम पर बड़ा इसका पास स्पीड कितनी होगी। खैर बेटा यहां से जब गुजरेगा तो बड़ा इसके पास वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगी, लेट्स बड़ा दिस इज योर मैक्सिमम वेलोसिटी। बेटा मुझे निकालनी है, पोटेंशियल्स वगैरह डिफाइन करके निकाल सकते हैं, लेकिन मेरा मन बड़ा एक बार के लिए फोर्स से निकालने का है, तो चलिए निकालते हैं। इस तरह की इनफाइनाइटली लार्ज शीट जिसके पास कैविटी है उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने आपको क्लास में निकालना सिखा रखी है। अगर आपको नहीं याद है तो मैं आपको पहले याद दिलाता हूं कि बेटा मैंने आपको कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सिखाई थी। तो चलिए बेटा पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, सवाल थोड़ा उसके बाद होगा ना, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। सुनना बेटा, ये आपके पास एक इनफाइनाइटली लार्ज शीट है, बेटा बीच में कैविटी है,
कैविटी वाली जगह चार्ज पर यूनिट एरिया 0 है, उसको हम सिग्मा माइनस सिग्मा लिख सकते हैं। यहां से किसी डिस्टेंस x पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो इनफाइनाइटली लार्ज शीट के कारण, बेटा एक बार तो सिग्मा कंसिडर कर ले, और माइनस सिग्मा वाले इस डिस्क के कारण प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस सिग्मा। जल्दबाजी में मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि बेटा आपको पहले से करा रखा है, हो सकता है के बच्चों का एक्सप्रेशन भी याद हो, मुझे याद नहीं इसलिए मुझे तो करना पड़ेगा। इनफाइनाइटली लार्ज शीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस माइनस सिग्मा चार्ज डेंसिटी का, बेटा ये कोई डिस्क है इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सॉरी बेटा सिग्मा नहीं, इसका सिग्मा सिग्मा नहीं, इसका सिग्मा कितना है माइनस सिग्मा इंटू 1 माइनस, बेटा याद करो मैंने आपको किस तरह से याद करा रखी थी। अगर ये एंगल आपका थीटा है, ये एंगल आपका थीटा है, तो मैंने आपको याद कर रखा है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 1 माइनस कॉस थीटा। कॉस थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेटा बेस है x, हाइपोटेनस है रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। बेटा मेरे ख्याल से आंसर आ गया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू एक्स अपॉन रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस अरेंजमेंट की वजह से बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी ऐसे। चलो बेटा सा बताओ, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड देते हैं। इस अरेंजमेंट की वजह से यहां से x डिस्टेंस दूर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस तरफ, तो फोर्स आएगा इस पर इस तरफ। काश बेटा मैं फोर्स लिख पाऊं, तो मेरे बच्चे बोलेंगे सर फोर्स आएगा इलेक्ट्रॉन का तो चार्ज, बेटा चार्ज कितना है E मल्टीप्लाई बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड है सिग्मा x अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। बट दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट अलोंग बेटा x एक्सिस, दिस इज अलोंग नेगेटिव x एक्सिस, तो आप लिखना चाहो तो दैट इज माइनस आई कैप। बेटा माइनस किस बात का, इलेक्ट्रॉन है बेटा, उस पर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ छोड़ देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट। एंड नेट फोर्स इज ऑलवेज इक्वल्स टू मेरे बच्चे मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई है बेटा, एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई है माइनस ई सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट m, ऊपर x, नीचे आ गया है रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आई कैप। ठीक है बेटा, ये आपका एक्सेलरेशन। दिस एक्सेलरेशन इज वेरिएबल। इस एक्सेलरेशन को लिखने की दो स्टाइल है, या तो dv बाई dt या बेटा v dv बाई dx। एज यू नो दैट कि एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ x है, तो इसको हम लिखेंगे v dv बाई dx। तो आप बेटा बोलोगे सर एक्सेलरेशन इज माइनस ई सिग्मा x अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट m, नीचे आएगा बेटा अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। दिस इज एक्सेलरेशन एंड एक्सेलरेशन इज सिंपली बेटा v dv बाई dx। सिर्फ नेगेटिव लगाना जरूरी है क्या? ऑफ कोर्स बेटा लगाना जरूरी है। एक्सेलरेशन आपका पॉजिटिव साइड में नहीं है, नेगेटिव साइड में, बेटा नेगेटिव तो आना चाहिए। dx को ऊपर ले जाओ, dx को ऊपर ले जाते ही एक्सप्रेशन बन गया बेटा कितना, v dv इज इक्वल्स टू माइनस ई सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट m इंटू बेटा x dx अपॉन बेटा नीचे कितना आ गया रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन। बेटा दिख तो रहा ना आपको? हाँ बेटा दिख तो रहा है, बड़ा दिख तो रहा है। चलो वी डी बड़ा इधर आ गया, ई सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट एफ एक्स डी एक्स। बड़ा एक्स कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है बच्चे? मैंने शुरुआत में हमने रिलीज किया था तो एक्स की बेटा वैल्यू जरा सवाल में चेक करना, √3r थी तो स्पीड थी 0। चलते 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 एक्स घटते घटते बीचों बीच से गुजरेगा, तब एक्स क्या हो जाएगा 0, तब बड़ा स्पीड हो जाएगी v। लेफ्ट हैंड साइड का इंटीग्रेशन तो बहुत आसान है बेटा, v dv का इंटीग्रेशन मेरे बच्चे आएगा v स्क्वायर बाई 2। लिमिट लगाऊंगा तो बेटा v स्क्वायर बाई 2 ही आएगा, v स्क्वायर बाई 2 माइनस 0 का स्क्वायर अपॉन 2 एंड दैट इज इक्वल्स टू माइनस ई सिग्मा अपॉन 2m एप्सिलॉन नॉट। बेटा उसका इंटीग्रेशन बहुत ही बड़ा स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है। मैं आपको बेटा कभी न कभी बाकी डेरिवेशंस के टाइम बेटा ये वाला इंटीग्रेशन करना सिखा चुका हूं, लेकिन अगर आपको याद नहीं है तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं कि ये इंटीग्रेशन कैसे होगा। सुनना बेटा, इंटीग्रेशन है x dx अपॉन रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर।
इस आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को एक बार के लिए टी स्क्वायर लिख दो, डिफरेंशिएट इट। आर स्क्वायर तो कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशियल तो जीरो, बट एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल आएगा 2x dx और टी स्क्वायर का डिफरेंशियल आएगा 2t dt। 2 से 2 कैंसिल, जहां ऊपर x dx लिखा दिखाई दिया है बड़ा वहां पर लिख दो t dt। नीचे रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, बड़ा रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टी लिख सकते हो। टी से टी कैंसिल, इंटीग्रेशन डी बेटा कितना आएगा टी को वापस से पुट कर दो। टी क्या बेटा आपका आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ले बेटा इंटीग्रेशन आ गया आपका रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इट इज सो स्टैंडर्ड कि बेटा आप लोग इसे याद भी रख सकते हो सकता है बेटा आपको याद भी हो, मैं जबरदस्ती रिपीट कर रहा हूं बार बार। हाँ बेटा मैं लगा दूँ लिमिट्स, मेरे पास आ गया वी स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल्स टू माइनस ई सिग्मा अपॉन 2m एप्सिलॉन नॉट। बेटा x को जीरो रखना, जीरो रखते बेटा r ही बच गया, माइनस और रूट 3r रखना, 4r स्क्वायर, बेटा 4r स्क्वायर का रूट रखना का 2r। ले बेटा 2 से 2 कैंसिल, v की वैल्यू आ गई अंडर रूट ऑफ कितने आ गई बेटा, दैट इज e सिग्मा r अपॉन m एप्सिलॉन नॉट। ये बेटा आपकी स्पीड आ गई, ये बेटा आपकी स्पीड। दिस इज स्पीड व्हेन इट इज पासिंग थ्रू कैविटी एज वेल एज दिस इज योर बेटा मैक्सिमम स्पीड। ये बेटा आपकी मैक्सिमम स्पीड आ गई। आई होप यू गेट द पॉइंट। बेटा समझ गए इस बात को, आगे चलिए। चलिए बेटा एक और सवाल करते हैं। सिचुएशन बेटा ऐसी है कि आपके पास ये हॉरिजॉन्टल सरफेस, इस पर बड़ा ये एक हेमिस्फेरिकल सरफेस है, स्मूथ है बेटा, ये फिक्स है, इसका रेडियस r मान लो, हालांकि काम तो नहीं आएगा, बड़ा ये फिक्स है। एक चीज और गिवन है कि बड़ा ये स्मूथ है, फेयर इनफ। इसके ऊपर ही ऊपर बड़ा एक m मास का पार्टिकल पड़ा है, चार्ज बड़ा इसका q है, मास बड़ा इसका m है, सबसे ऊपर पड़ा है, बस पड़ा है। इस पूरे के पूरे रीजन में हम लोगों ने इस तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर दी ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड है यूनिफॉर्म ऐसे। इसके कारण ऑफ कोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड है इस तरफ, चार्ज बड़ा पॉजिटिव है, ये बड़ा इधर की तरफ भागना स्टार्ट करेगा, जैसे बड़ा इधर भागना पड़ेगा, ये थोड़ी देर बाद स्फीयर पे चलेगा, फिर कहीं ना कहीं बड़ा ये स्फीयर से कांटेक्ट लूज कर देगा। स्फीयर से कांटेक्ट लूज कर दे, या बड़ा एक शब्द और यूज करते हैं ब्रेक्स ऑफ विद द सरफेस, मतलब वही नॉर्मल जीरो होना, सबका अर्थ एक ही है। सरफेस से कांटेक्ट लूज कर दे नॉर्मल जीरो, ब्रेक्स ऑफ विद द सरफेस अगेन बड़ा एक ही अर्थ है कि नॉर्मल जीरो। तो ये बोल रखा है कि जब ये पार्टिकल यहां कहीं पहुंचता है, पार्टिकल को और सेंटर को जोड़ने वाली लाइन बेटा जब वर्टिकल के साथ एंगल 37 डिग्री बनाती है, तब पार्टिकल इस सरफेस से ब्रेक ऑफ करता है। ब्रेक ऑफ मतलब इस सरफेस से कांटेक्ट लूज करता है। तो बताओ कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा गिवन नहीं है, मास गिवन है, चार्ज गिवन है, और ये गिवन है कि ये पार्टिकल नीचे आएगा 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 आएगा, जब एंगल 37 डिग्री बनाएगा वर्टिकल के साथ पार्टिकल और सेंटर को जोड़ने वाली लाइन, उस टाइम पर बेटा ये फ्लाई ऑफ कर जाता है, ब्रेक ऑफ हो जाता है, या फिर बेटा कांटेक्ट लूज कर जाता है, कुछ भी लिखा हुआ आ सकता है। तो सवाल है बेटा, व्हेन line joining the charge and center of hemisphere makes angle 37 degree with vertical, 37 degree with the vertical, then charge breaks off contact with hemisphere।
ठीक है ना। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ई। बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे बेटा, निकालेंगे। थोड़ा कैलकुलेट तो करना पड़ेगा बेटा, थोड़ा सोचना तो पड़ेगा ही, थोड़ा सोचना तो पड़ेगा। सुनिए बेटा, कभी ना कभी बेटा चलते चलते मान लीजिए बेटा यहां कहीं आ गया, ये एंगल बेटा आपका 37 डिग्री, यहां तक बेटा इसका मोशन सर्कुलर ही था, यूं चलते 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 यहां पहुंच गया। कौन से फोर्सेस आप बोलोगे सर? सबसे पहले तो नीचे की तरफ mg, सामने की तरफ QE, और ऐसे नॉर्मल। सर आपने तो कहा ना कि नॉर्मल जीरो हो जाएगा। हाँ बेटा कर देंगे, जीरो कर देंगे, नॉर्मल को जीरो पुट कर देंगे। ठीक, अभी तक मोशन सर्कुलर था, बाद में बेटा मोशन इसका सर्कुलर बंद है। और इस टाइम बेटा मान लेते हैं कि इसकी जो वेलोसिटी है वो v है, वेलोसिटी v है, तो अब तक के इसके मोशन के हिसाब से इसके पास सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन आना चाहिए, और वो एक्सेलरेशन आना चाहिए v²/r। तो सर इस तरफ जरा न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन लगाइए, अभी लगा लेते हैं। ये वाला एंगल 37, तो बेटा ये वाला एंगल भी आपका 37, ये वाला एंगल 37, तो ये वाला एंगल भी आपका 37, ये वाला एंगल 37, तो ये वाला एंगल आपका 53। आराम से गौर करना, मुझे सिर्फ और सिर्फ रेडियल डायरेक्शन के फोर्सेस में ही इंटरेस्ट है। mg का इधर की तरफ कंपोनेंट आएगा mg cos 37, बेटा बाकी में दिखा नहीं रहा, mg cos 37, इसको अपोज कर रहा है नॉर्मल, तो माइनस नॉर्मल। QE का एक कंपोनेंट और है इस तरफ, माइनस QE cos 53। बेटा समझ में आ गया होगा कि मुझे तो इस तरफ का एक्सेलरेशन पता है, तो मैं इस तरफ फोर्स लगाना चाहता हूं। बेटा इस तरफ फोर्स आएगा mg का कंपोनेंट माइनस नॉर्मल माइनस QE का कंपोनेंट। दिस नेट फोर्स मस्ट बी इक्वल टू मेरे बच्चे मास इनटू एक्सेलरेशन। बट सर वी वांट द नॉर्मल टू बी जीरो। ठीक है ना, नॉर्मल जीरो लिख दिया। mg cos 37, बेटा cos 37 इज 4/5 mg माइनस 3/5 QE शुड बी इक्वल टू mv²/r। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1। बेटा आप सर्कुलर मोशन में जानते हो, दूसरा काम होता है ये v निकालना। ये v तो पता लग जाए। सर v कैसे पता लगेगा? बेटा यहां पर एक एक्सटर्नल फोर्स है E, एक्सटर्नल फोर्स है, तो हम टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व नहीं कर रहे हैं। बेटा मैं यहां से यहां तक वेट लगाने के मूड में हूं। वेट मतलब बेटा वर्क एनर्जी थ्योरम। यहां से यहां तक 3 फोर्स लग रहे हैं, ग्रेविटी लग रहा है, नॉर्मल लग रहा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है। तीनों का वर्क डन शुड बी इक्वल टू K फाइनल माइनस K इनिशियल। K इनिशियल तो 0 है। ग्रेविटी का वर्क डन कुल मिलाकर बेटा पार्टिकल आ रहा है नीचे, तो mgh। सर ये हाइट कितनी है? बेटा चेक करना, टोटल हाइट है r, ये है r, तो ये है r cos 37। बेटा r cos 37 इज 4r/5, तो बेटा ये ऑफ कोर्स r/5। ग्रेविटी का वर्डन आ गया mgh, h इज r/5। बेटा व्हाट इज वर्क डन बाय नॉर्मल? नॉर्मल है मेरे बच्चे ऐसे वेलोसिटी है, ऐसे हर जगह नॉर्मल और वेलोसिटी बीच में एंगल है 90 डिग्री। नॉर्मल का वर्डन तो 0। सर इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्डन क्या है? पूरे रास्ते इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। कितना है? QE। कितना फोर्स है बेटा? QE मल्टीप्लाइड विथ पूरा डिस्प्लेसमेंट नहीं, डिस्प्लेसमेंट का सिर्फ वो कंपोनेंट जो बड़ा फोर्स की तरफ है। फोर्स लग रहा है सामने की तरफ, और बड़ा जरा ध्यान से देखो, आपका चार्ज पार्टिकल भले ही यहां से यहां आ गया हो, लेकिन मुझे इस डिस्प्लेसमेंट में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे इस डिस्प्लेसमेंट के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में ही इंटरेस्ट है। तो QE मल्टीप्लाइड बाय फोर्स की तरफ डिस्प्लेसमेंट। बड़ा जरा देखना, अगर ये डिस्प्लेसमेंट है तो इसका ये वाला कंपोनेंट देखना है। दिस कंपोनेंट इज सेम एज दिस कंपोनेंट, एज यू कैन सी दैट। अगर ये लेंथ है r, तो ये r cos 37, तो मेरे बच्चे ये r sin 37। तो आप बोल सकते हो कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन भी आसान है। दैट इज इक्वल्स टू K फाइनल। बेटा K फाइनल इज हाफ mv² माइनस 0। बेटा देखना क्या आ गया, ये mg r/5 प्लस QER। बेटा sin 37 इज 3/5 इज इक्वल्स टू हाफ mv²। 2 पर बेटा ये आ गया mv²। इस mv² को उठाओ, यहां पटको, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया।
बेटा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, वही तो पूछा है बेटा, बताना वैल्यूज पटकना, वैल्यूज पटकना, वैल्यूज पटकना। बेटा मेरे ख्याल से आ गया 4/5 mg माइनस 3/5 QE इज इक्वल्स टू mv²/r। mv²/r किया तो 2/5 mg प्लस 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 प्लस, बड़ा r तो कैंसिल हो जाएगा, 6/5 QE। ठीक है बेटा, इसको इधर ले आओ। 4/5 mg माइनस 2/5 mg बेटा कितना आ गया, 2/5 mg। दैट शुड बी इक्वल टू 6/5 प्लस 3/5 बेटा कितना आ गया, 9/5 QE। बेटा 5 से 5 क्या हो गया, कैंसिल। बेटा बोलना इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई है, ओहो गलत लिख दी मैंने तो यार, बेटा कितनी आ गई है, 2 mg/9। बेटा सवाल में चेक कर लो, क्या m दे रखा था, यस सॉरी बेटा 2 mg/9 क्या m दे रखा था, यस। क्या q दे रखा था, यस। g तो बेटा हमारा कांस्टेंट है, उसे हम यूज कर सकते हैं। बेटा दिस इज अवर इलेक्ट्रिक फील्ड, जो गिवन टर्म्स थी उनकी टर्म्स में हमारा आंसर आ गया। और ये बेटा किसी भी सर्कुलर मोशन के सवाल करने का बहुत ही बेसिक बात होती है, ये TMAC लगाना, वेट लगाना और न्यूटन लॉ ऑफ मोशन इसका रिजल्ट लगाना और नॉर्मल को जीरो करना। बस बेटा वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती थी, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, तुमने ये भी कर लिया। ठीक है बेटा, आगे चलिए। चलिए बेटा एक और एग्जाम्पल करते हैं। सिचुएशन बेटा ऐसी है कि आपके पास एक फिक्स्ड रिंग है, Q चार्ज की, R रेडियस की, बड़ा फिक्स्ड यूनिफॉर्म रिंग है। यूनिफॉर्म का मतलब हर बराबर बराबर लेंथ पर बराबर बराबर चार्ज है। और ठीक है, अच्छी बात है। इसकी एक्सिस पर बेटा एक यूनिफॉर्म रॉड पड़ी है बेटा, इसकी एक्सिस पर बेटा एक यूनिफॉर्म रॉड पड़ी है ऐसे। ऐसे इसका चार्ज बेटा -Q है, इसकी लेंथ बेटा 2r है, और ये एक यूनिफॉर्म रॉड है बेटा। यूनिफॉर्म रॉड का मतलब बेटा हर बराबर बराबर लेंथ पर बराबर बराबर चार्ज है। और जैसे मैंने कहा बेटा ये कहां से गुजर रही है, इस रिंग के सेंटर से गुजर रही है, एक्सिस से बेटा ऐसे। इट इज पासिंग थ्रू एक्सिस ऑफ रिंग। बेटा रिंग की एक्सिस से गुजर रही है, फेयर इनफ। कोई ग्रेविटेशनल फोर्स वगैरह कंसीडर नहीं करने। आपने इस रिंग को, बड़ा ये रिंग तो फिक्स है, आपने इस रॉड को हल्का सा वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेस कर दिया, चाहे ऊपर चाहे नीचे, बड़ा उससे फर्क नहीं पड़ता। आपको प्रूव करना है कि ये एसएचएम करेगी और उस एसएचएम का टाइम पीरियड निकालना है, फेयर इनफ। तो बड़ा आपने क्या किया, prove that if a rod is displaced slightly along axis, बड़ा स्लाइटली को अंडरलाइन कर लेना, it will perform SHM. Also find time period of SHM. बेटा उस SHM का टाइम पीरियड भी निकालना है, निकालेंगे बेटा, निकालेंगे, क्यों नहीं निकालेंगे। सुनिए बेटा, SHM की सारी कहानी बेटा तुम सेम ही जानते हो। शुरुआत में इक्विलिब्रियम होना चाहिए, चेक करो बड़ा इक्विलिब्रियम है क्या, बच्चे बोले हाँ से बिल्कुल है, जितना चार्ज ये उतना चार्ज ये, इस रिंग के कारण इस हिस्से पर जितना फोर्स यू, इस हिस्से पर उतना ही फोर्स यू, बाय सिमेट्री बेटा नेट फोर्स कम्स आउट टू बी 0। आप कर दो हल्का सा डिस्प्लेस। अच्छा बेटा ये जो 2r है ना, ये इस तरह से है कि ये r है और ये r है, बिल्कुल सिमेट्रिकली पड़ा है। तो इस हिस्से पर जितना फोर्स अंदर,
इस हिस्से पर उतना फोर्स अंदर, नेट फोर्स 0 आ गया। अब आपने क्या किया कि इस पूरी रॉड को हल्का सा ऊपर शिफ्ट कर दिया। जैसे ही हल्का सा ऊपर शिफ्ट कर दिया, इधर की लेंथ तो कम हो गई, इधर लेंथ बढ़ गई, तो इधर चार्ज ज्यादा है तो इस पर ये वाला फोर्स बड़ा होगा, इधर चार्ज कम है तो ये वाला फोर्स कम होगा, इधर वाला चार्ज बड़ा था इसलिए ये वाला फोर्स ज्यादा होगा, ये वाला फोर्स ज्यादा है और ये वाला फोर्स कम है, तो पूरी रॉड पर नेट फोर्स आएगा ऐसे। एसएचएम की पहली कंडीशन तो फुलफिल हो गई है कि रॉड को अगर डिस्प्लेस करूंगा ऊपर तो नेट फोर्स आएगा नीचे, लेकिन वो नेट फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट भी तो आना चाहिए। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट आएगा तभी तो आप बोल पाओगे कि सर है ना ये एसएचएम है, अदरवाइज थोड़ा कैसे बोल पाओगे आप। तो चलिए एक काम करते हैं, इसको हल्का सा डिस्प्लेस करते हैं। शुरुआत में इक्विलिब्रियम है, इस बात से हम एग्रीड हैं। अब सिर्फ और सिर्फ ये प्रूव करना है कि अगर हल्का सा x डिस्प्लेस करूं तो क्या फर्क पड़ेगा। मैं पहले बोल दूं बेटा x बहुत छोटा है, डायग्राम में हो सकता है बेटा मैं हल्का सा ज्यादा दिखा दूं, लेकिन x बहुत छोटा है। तो थोड़ी देर बाद में जैसे मैंने x डिस्प्लेस किया उसके बाद की कहानी क्या होगी सुनना बेटा। ये रही आपकी रिंग, ठीक है ना, ये रहा बेटा आपका रॉड। रॉड में इस तरफ जो लेंथ है वो है r माइनस एक्स और इस तरफ जो लेंथ है बेटा वो है r प्लस एक्स। और ना बेटा आपने इस पूरी की पूरी रॉड को x ऊपर की तरफ डिस्प्लेस कर दिया तो ऊपर x बढ़ गया, नीचे x घट गया। अब सुनना बेटा, इस रिंग के कारण बेटा रिंग के पास चार्ज है पॉजिटिव तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ऐसे, इस रिंग के कारण यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ऐसे। यहां पर चार्ज नेगेटिव है तो ऑफ कोर्स फोर्स आएगा अंदर की तरफ, बेटा ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये फोर्स, इस रिंग के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे तो फोर्स ऐसे। बाई सिमेट्री में एक बात बोल सकता हूं, आराम सुनना बेटा, मैं बाई सिमेट्री एक बात बोल सकता हूं कि ये r माइनस एक्स तो यहां से यहां तक जो r माइनस एक्स तक की जो रॉड है, ये जो रॉड है और ये जो रॉड है दोनों का चार्ज तो सेम है और इस रॉड का सेपरेशन और इस रॉड का सेपरेशन रिंग से तो सेम है, तो हर जगह आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड्स भी सेम रहेंगी, आपका फोर्स का मैग्नीट्यूड भी सेम रहेगा। तो इस हिस्से पर जो फोर्स अंदर की तरफ लग रहा है और इस हिस्से पर जो फोर्स अंदर की तरफ लग रहा है वो तो कैंसिल हो जाएगा बेटा, वो तो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये जितना हिस्सा है r माइनस एक्स वाला और ये जो r माइनस एक्स वाला हिस्सा है, इस हिस्से के और इस हिस्से के पास चार्ज भी सेम है। यहां 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 पर इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम। तो इस पर फोर्स, इस पर फोर्स सेम, इस पर फोर्स, इस पर फोर्स सेम, इस पर फोर्स, इस पर फोर्स सेम। तो इस हिस्से पर और इस हिस्से पर लगने वाला जो फोर्स है उनके मैग्नीट्यूड सेम आएंगे और डायरेक्शन अपोजिट आएंगी। तो ये वाला फोर्स तो बड़ा क्या कर जाएगा, कैंसर। कौन सा बच गया? तो मेरे बच्चे बोले से टोटल लेंथ थी r माइनस एक्स, सॉरी बेटा r प्लस एक्स, उसमें से ये वाला r माइनस एक्स और ये वाला r माइनस एक्स पर जो लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स था तो बैलेंस ही हो गए। ऊपर यहां पर एक 2x लेंथ का कोई चार्ज पड़ा है, उस पर कोई ना कोई फोर्स लग रहा होगा और वही आपका नेट फोर्स है, बाकी तो सारे पेयर बना बनू के कैंसिल हो गए। काश मैं उस 2x लेंथ पर जो चार्ज पड़ा है उस पर फोर्स लिख पाऊं तो मजा ही आ जाएगा। तो मेरे बच्चे मुझे कह सकते हैं कि सर, मुझे बोलेंगे मेरे बच्चे कि सर इसका मतलब आप हमें यह कहना चाहते हो कि रिंग की एक्सिस से r माइनस एक्स डिस्टेंस दूर, हालांकि r माइनस एक्स बोल दो या r बोल दो एक ही बात है बेटा, r माइनस एक्स डिस्टेंस दूर यहां पर कोई रॉड पड़ी है जिसकी लंबाई है बेटा कितनी 2x और इसके पास चार्ज है, कितना चार्ज है बेटा इसके पास, इसके पास चार्ज है बेटा -q/2r इंटू 2x। बड़ा समझ तो गया यार, -q चार्ज था 2r लेंथ पे, तो 2x लंबाई पर कितना चार्ज होगा, -q/2r इंटू 2x। आप कह सकते हो कि सर इस रिंग के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगी बाहर की तरफ, तो ऑफ कोर्स इस पर फोर्स आएगा अंदर की तरफ और सिर्फ यही फोर्स काफी है। और यही फोर्स जो है बेटा इसको मैं रीस्टोरिंग फोर्स बोल रहा हूं,
सर ये रीस्टोरिंग शब्द क्यों यूज कर रहे हो? बेटा रीस्टोरिंग शब्द इसलिए यूज कर रहा हूं बिकॉज ये जो फोर्स है ये इस पूरे के पूरे अरेंजमेंट की एक्चुअल पोजीशन को रीस्टोर करने की कोशिश कर रही है। डिस्प्लेस किया है ऊपर तो फोर्स आया है नीचे, और इस फोर्स की वैल्यू आ गई है। बेटा बोलना कितनी वैल्यू आ गई? रिंग के कारण यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड, बेटा बोलना रिंग के कारण कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है? के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। बेटा यही तो फॉर्मूला होता है ना यार, रिंग के कारण फॉर्मूला यही होता है। फिर याद आया कि बेटा x मतलब डिस्टेंस, अरे बेटा डिस्टेंस x नहीं है, कितनी है? r माइनस एक्स। वैसे बेटा चाहे तुम r माइनस एक्स लिखो या r लिखो एक ही बात है, बिकॉज x इज वेरी स्मॉल। तो जहां जहां x है बेटा वहां वहां मुझे r माइनस एक्स लिखना चाहिए था, लेकिन मैंने जानबूझ के r लिखा। चलेगा बेटा, क्योंकि हमने स्लाइटली को अंडरलाइन किया था बेटा। ये तो है इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय इसका चार्ज। इसका चार्ज कितना है? इसका चार्ज है Q अपॉन 2R इंटू 2x। सर 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 माइनस भी तो लगाओ। बेटा माइनस तो सिर्फ और सिर्फ ये बताता है कि रिंग के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है बाहर तो फोर्स है अंदर, बस इतनी बात होता है। और हमारे पास बेटा जैसे ही 2 से 2 कैंसिल हो गया, हमारे पास बेटा देखना क्या बच गया? KQR। तो ठीक है बेटा, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बेटा क्या आ गया? 2R स्क्वायर। 2R स्क्वायर की पावर 3/2 बेटा 2√2 R क्यूब से बेटा एक R से बेटा R कैंसिल, R क्यूब इंटू बेटा Q इंटू एक्स। एक बार कैलकुलेशन, ओ सॉरी 2√2 आएगा बेटा में, और बेटा 2R स्क्वायर की पावर 3/2 तो 2√2 लिख सकते हो उसे। ले बेटा हमने रीस्टोरिंग फोर्स को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स प्रूव कर दिया है, लेकिन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स प्रूव करने के लिए हमने बीच में अजम्पशन लगाया था। लेकिन आप बोलोगे सर अजम्पशन तो सवाल में चीख के बोला गया कि स्लाइटली डिस्प्लेसमेंट है। सर लगा सकते हो आप एक्स को आर के सामने बहुत छोटा मान सकते हो, सर कोई दिक्कत नहीं है। बेटा क्या हमने एसएचएम प्रूव कर दिया है? यस। एसएचएम प्रूव करने की सिर्फ और सिर्फ दो ही कंडीशंस हुआ करती थी कि अगर डिस्प्लेस करूंगा ऊपर तो फोर्स आएगा नीचे, और दूसरा कि फोर्स शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। सर ये तो हो गया। टाइम पीरियड कैसे आएगा? बेटा दिस नेट फोर्स मस्ट बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। बेटा एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई है KQQ अपॉन 2√2 mr क्यूब इंटू एक्स। बेटा मेरे पास एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू समथिंग x आ गया। बेटा दिस समथिंग कैन रिटन एज ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा की बेटा वैल्यू बेटा याद तो ना, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू समथिंग इनटू x। बेटा दिस समथिंग इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ एसएचएम का स्क्वायर। ओमेगा आ गया बेटा, कितना आ गया ओमेगा? बेटा KQQ अपॉन 2√2 mr क्यूब। सर मुझे तो टाइम पीरियड चाहिए। बेटा टाइम पीरियड होता है 2 पाई बाई ओमेगा, दैट इज 2 पाई 2√2 mr क्यूब अपॉन बेटा KQQ। सर K की जगह क्या मैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख सकता हूँ? हाँ बेटा बिल्कुल लिख सकते हो। बेटा K की जगह आप 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी लिख सकते हो, आपका और बढ़िया आंसर। आई होप बेटा समझ गए होंगे। अजम्पशन बेटा मैंने पहले बोल दिया कि बेटा मेरे पास अजम्पशन है x अगर बड़ा होगा बेटा फिर एसएचएम नहीं होगा, फिर ऑसिलेटरी मोशन हो सकता है। हम टाइम पीरियड सिर्फ और सिर्फ एसएचएम का निकाल सकते हैं, हर ऑसिलेटरी मोशन का टाइम पीरियड निकाल पाए इतनी मैथमेटिक्स हमारी बढ़िया नहीं है। आई होप दैट्स ओके। चलेगा यार, आगे चलिए। चलिए बेटा एक आसान सा सवाल और करते हैं। सवाल बेटा इस बार रिलेटिव थोड़ा सा इजी है, सुनिएगा। बेटा आपके पास ग्रेविटी के अंदर एक फ्रिक्शनलेस वर्टिकल सिलेंडर है बेटा, इस तरह से फ्रिक्शनलेस वर्टिकल सिलेंडर है, स्मूथ है बेटा, स्मूथ है इस तरह से ऐसे, ठीक है बेटा। ऐसे दो बेटा बॉल्स हैं जो बेटा इस स्मूथ वर्टिकल स्फीयर के अंदर बेटा इस तरह से एनक्लोज्ड है। बेटा ऐसे जस्ट फिट इन हो रखी है बेटा, इसके अंदर जस्ट फिट हो रखी है।
इसका चार्ज बेटा प्लस क्यू, और यहां एक दूसरी बॉल है बेटा, इसका चार्ज भी बेटा प्लस क्यू। जो ऊपर वाली बॉल है उसका मास बेटा m है, और इसका सेंटर जो है वो बेटा जी इस बॉल के सेंटर से शुरुआत में h हाइट ऊपर है, h हाइट ऊपर बेटा गिवन है, h गिवन है, और ये बोल रखा है कि ये बॉल इक्विलिब्रियम पे है, m मास की बेटा बॉल है, बॉल का मास बेटा m है। इक्विलिब्रियम पे इस बात करता आप समझ गए होंगे कि ये q चार्ज की बॉल इस q चार्ज की बॉल को रेपेल करेगी, mg नीचे की तरफ, जरूर दोनों फोर्सेस इक्विवेलेंट अपोजिट। इस बॉल पर ये वाली बॉल इसको रेपेल करेगी नीचे की तरफ, इसका खुद का mg भी नीचे की तरफ, दोनों को बैलेंस करने के लिए नीचे वाली जो सरफेस होगी वो नॉर्मल लगा देगी ऊपर। ये तो बड़ा ठीक है, फिक्स हो गई, कहीं जाने से रही, क्योंकि इस पर mg नीचे लगेगा, इसका कूलम्बिक रिपल्शन भी नीचे लगेगा, लेकिन ये नीचे जा नहीं सकती, नीचे वाले सरफेस इसको पुश कर देगी ऊपर की तरफ, और बड़ा इस पर तो नॉर्मल फोर्स बैलेंस कर देगा। तो ये तो तय हो गया कि ये वाली बॉल तो रेस्ट पे रहेगी, ये तो रेस्ट पे। इस ऊपर वाली बॉल को मैं हल्का फुल्का शिफ्ट कर सकता हूं ऊपर या नीचे, ऊपर नीचे बड़ा मूव कर सकता हूं। बड़ा इस बॉल को मैं ए बोल रहा हूं, इसको बी बोल देता हूं। बड़ा सवाल लिखेगा, प्रूव दैट if ball A is displaced slightly, of course displacement कैसे, vertical direction में, horizontal में displacement आई नहीं। prove that if ball A is displaced slightly in vertical direction, it will perform सिंपल हार्मोनिक मोशन। बड़ा ये सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा, इसमें मैंने पहले बोल दिया स्लाइटली, जरूर इसका कोई यूज होगा। ऑल्सो फाइंड टाइम पीरियड ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। बड़ा सिंपल हार्मोनिक मोशन का टाइम पीरियड भी निकालें, करते हैं बेटा। एज यू नो इट वेरी वेल, बेटा दोनों बॉल्स यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है। बाहर वाले पॉइंट के लिए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड बॉल्स विल बिहेव लाइक पॉइंट चार्ज प्लेस्ड एट सेंटर। तो शुरुआत में आप कह सकते हो कि एक चार्ज यहां पर, एक चार्ज यहां पर, उनके बीच में जो सेपरेशन है वो h है, और इस ऊपर वाली बॉल पर अगर mg नीचे की तरफ है तो ये q चार्ज इसको रेपेल कर रहा है ऊपर की तरफ, और जिस फोर्स से बड़ा रेपेल कर रहा है दैट इज KQQ अपॉन h का स्क्वायर। लेकिन ये बोल रखा है कि ये इक्विलिब्रियम पे है, बड़ा इक्विलिब्रियम पे तो नेट फोर्स मस्ट बी जीरो। पहले इक्वेशन आ गया मेरे पास, KQ स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर इज इक्वल्स टू mg। फेयर इनफ। नीचे वाली बॉल को थोड़ा कोई डिस्प्लेस करना नहीं है, ऊपर वाली बॉल को थोड़ा डिस्प्लेस कर सकते हो, आपकी मर्जी बेटा, चाहे जिधर डिस्प्लेस कर सकते हो। अगर आप कहो कि सर इसको चलो नीचे डिस्प्लेस करते हैं, चलो बेटा कर देते हैं। इस ऊपर वाली बॉल को बेटा मैंने हल्का सा थोड़ा सा डिस्प्लेस किया बेटा x डिस्टेंस नीचे की तरफ, तो इस m मास की बॉल पर mg तो उतना ही लगेगा, लेकिन इस बॉल के साथ जो सेपरेशन है वो सेपरेशन घट जाएगा। सेपरेशन घट जाएगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बढ़ जाएगा। अब अभी तो बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और mg बराबर थे, लेकिन अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बड़ा है और mg छोटा है, मतलब mg तो उतना ही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बढ़ गया है, तो नेट फोर्स ऑफ कोर्स इस बॉल पर ऊपर की तरफ आ गया। बॉल पर अगर नेट फोर्स अगर आ गया है ऊपर की तरफ तो बड़ा एसएचएम की पहली कंडीशन तो फुलफिल हो गई है। एसएचएम की पहली कंडीशन थी कि बड़ा अगर डिस्प्लेसमेंट किया है नीचे तो फोर्स आना चाहिए ऊपर, थोड़ा फोर्स ऊपर आ तो गया, पहली कंडीशन फुलफिल है। काश ये फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट आ जाए तो मजा आ जाएगा। तो इस पार्टिकल पर ऊपर की तरफ जो नेट फोर्स आ रहा है आप बेटा उसे रीस्टोरिंग फोर्स भी कह सकते हो, और उसकी वैल्यू होगी दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बेटा कितना, KQQ अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स KQQ अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, कितनी डिस्टेंस बेटा, h माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस mg।
दिस इज रीस्टोरिंग फोर्स। बड़ा देखते करते बेटा इसको थोड़ा मैनेज। अगर मैंने इस h माइनस एक्स को h ही लिख दिया तो वापस से के क्यू स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर माइनस एम जी आ जाएगा। के क्यू स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर और एम जी तो बराबर है, जीरो जीरो कैंसिल हो जाएगा बेटा, नेट फोर्स तो जीरो आ जाएगा। देन हमें जो छोटा सा फोर्स है वो निकालना है, हल्का सा बड़ा फोर्स है वो निकालना पड़ेगा हमें, जीरो नहीं लिखना बेटा। हम जानते हैं छोटा आएगा लेकिन जो छोटा है वो भी निकालना है। तो इसको कैसे निकालें? इस नेट फोर्स को आप बड़े आराम से लिख सकते हो बेटा, क्या? के क्यू स्क्वायर, ठीक है बेटा, एच स्क्वायर कॉमन निकाल लो, आप इसे लिख सकते हो 1 माइनस एक्स अपॉन एच का होल स्क्वायर माइनस एम जी। आप इसे लिख सकते हो के क्यू स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर 1 माइनस एक्स बाई एच की पावर -2 माइनस एम जी। नाउ यू नो दैट कि मैं क्या करने वाला हूं बेटा, 1 माइनस एक्स अपॉन एच, एक्स एच के सामने बहुत छोटा है, तो बेटा ये आपका एक बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हो। बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन ये कहता है कि ये वाली टर्म अगर बहुत छोटी होती तो आप -2 को नीचे ला सकते हो। इट कैन बी रिटन एज के क्यू स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर 1 माइनस -2, बेटा क्या हो गया, +2x अपॉन एच माइनस एम जी। बेटा पहली वाली इक्वेशन से मैं कह सकता हूं कि के क्यू स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर की वैल्यू एम जी के बराबर है, के क्यू स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर की वैल्यू एम जी के बराबर है। तो ये तो कैंसिल हो गया और आपका जो नेट फोर्स है बेटा उसकी वैल्यू आ गई। बेटा बोलना कितनी वैल्यू आ गई है, के क्यू स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर इंटू 2 बाई एच क्यूब आ गया बेटा, इंटू एक्स, इंटू एक्स। ये आपका नेट फोर्स आ गया। क्या आपका नेट फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स आ गया? यस बेटा, सवाल का पहला पार्ट तो हो गया है कि एसएचएम प्रूव करो, बिल्कुल धड़ल्ले से प्रूव कर लिया एसएचएम प्रूव। सर अगला स्टेप, नेट फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, बेटा कर दो। दिस इज द नेट फोर्स, सो आई कैन से कि एक्सेलरेशन विल बी, बेटा बोलना, के क्यू स्क्वायर अपॉन, सॉरी बेटा, 2kq स्क्वायर अपॉन एच क्यूब इंटू एक्स। सो दिस मस्ट बी योर ओमेगा स्क्वायर। बेटा यही एस्टिमेट कंडीशन है, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। ओमेगा की बेटा वैल्यू आ गई है, दैट इज 2kq स्क्वायर अपॉन एच क्यूब। बेटा ये आपका ओमेगा आ गया, ओमेगा आ गया तो टाइम पीरियड भी आ गया। इस ओमेगा को और बड़ा लिख सकते हो, इस ओमेगा को और बढ़िया लिख सकते हो, 2, ठीक है बेटा, के क्यू स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। बेटा मैंने एम लगाया उसमें, भाई ये तो बड़ा फोर्स था ना, मास इंटू एम, और मास नीचे आएगा। हाँ बेटा, ये जो के क्यू स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर है बेटा, के क्यू स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, इसको आप एम जी लिख सकते हो। तो के क्यू स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, एम एच बेटा बच गया, बेटा एम से एम कैंसिल हो गया, तो बेटा ओमेगा की एक वैल्यू और लिख सकते हो, √2g/h। और अगर आपको टाइम पीरियड लिखना है तो दैट इज 2π/ओमेगा, दैट इज 2π√h/2g। ले बेटा सिंपल टर्म्स में अगर लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो। तो आंसर में बेटा क्यू वगैरह की कोई जरूरत वैसे थी नहीं। अगर आपको सवाल के अंदर क्यू वगैरह नहीं भी दे रखे होते तब भी बेटा आप सिर्फ और सिर्फ एच के टर्म्स में आंसर निकाल सकते थे। ठीक है बेटा, ये अपना एक तरह से एसएचएम का बढ़िया सवाल है। ठीक है, समझिए क्यों बेटा। चलिए बेटा एक सवाल और करते हैं, है ना। सवाल बेटा ऐसा है कि आपके पास इस तरह का अरेंजमेंट है बेटा कि ये एक रिंग, ये बेटा हॉरिजॉन्टल लाइन और ये वर्टिकल लाइन। ये वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन के इधर बेटा, वर्टिकल लाइन के इधर पॉजिटिव चार्ज है यूनिफॉर्म, प्लस लैम्डा बोल दो बेटा। इधर बेटा उतना ही नेगेटिव चार्ज है,
इसे बेटा माइनस लेमडा बोलता हूं। ये रिंग है, रेडियस बेटा आपके पास आर है। अभी रेस्ट पे। इस पूरी रिंग को हम लोगों ने एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दिया ऐसे। ये जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन के अलॉन्ग है। ये कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसकी वैल्यू है बेटा E। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे यूनिफॉर्म है बेटा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म। और कोई बड़ा फोर्सेस कंसीडर नहीं करना, सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ही कंसीडर। इस रिंग को आपने हल्का सा यू रोटेट कर दिया, थोड़ा सा स्लाइटली, इस एक्सिस के अबाउट। बेटा ये एक्सिस है, इस एक्सिस के अबाउट आपने हल्का सा स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दे दिया बेटा। पूरे अरेंजमेंट को यू घुमा दिया, थोड़ा प्लस वाला चार्ज इधर आ जाएगा, नेगेटिव इधर, नेगेटिव इधर, नेगेटिव, ये नेगेटिव हल्का सा इधर, बेटा सारा अरेंजमेंट घुमा जाएगा। जैसे आपने सारा अरेंजमेंट यू घुमा दिया, उसका बेटा ये रिंग ऐसे 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 ऑसिलेटरी मोशन करने लग गई। आपको उस ऑसिलेटरी मोशन को एसचेम प्रूव करना है, एंगुलर एसचेम प्रूव करना है और उसका टाइम पीरियड निकालना है। तो सवाल लिखिए बेटा, प्रूव दैट बेटा इस रिंग का मास m है, यूनिफॉर्म रिंग है बेटा यूनिफॉर्म रिंग बेटा बोले ना, सारा मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। चार्ज तो बेटा तुम देख ही लिए, इधर प्लस लेमडा इधर माइनस लेमडा, मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। प्रूव दैट इफ रिंग इज गिवन स्मॉल एंगुलर displacement, it will perform एंगुलर एसचेम। प्रूव करना है कि बड़ा एंगुलर एसचेम होगा। स्मॉल को अंडरलाइन कर सकते हो। ऑल्सो फाइंड टाइम पीरियड ऑफ एसचेम। एसएचएम का टाइम पीरियड भी निकाल लें। अब यार देखो, मैं ना यहां पर आपको एक जो चीज पढ़ाई है मैं उसको यूज करने के मूड में हूं, और वो ये है कि एज यू नो दैट कि दिस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज वेरी मच सिमिलर टू ए डाइपोल, और इसका डाइपोल में तुम बड़े आराम से निकाल सकते हो। आप बोलोगे हाँ सर क्लास में सिखा रखा आपने कि ऐसे एंगल डी थीटा पे जाओ, यहाँ पर चार्ज आएगा पॉजिटिव, यहाँ पर चार्ज आएगा नेगेटिव, डायपोलमेंट आएगा ऐसे, उसके दो कंपोनेंट आएंगे, उसका कॉस थीटा उसका साइन थीटा, इंटीग्रेट करेंगे सर आंसर आ जाएगा। बिल्कुल कर सकते हो। लेकिन अब मैंने जब वो बताया था तो उसके बाद एक बात और बताई थी कि ये मोमेंट ऑफ डायपोलमेंट निकालना एक तरीके से तो और आसान है। वो कैसे कि वो सेंटर ऑफ मास वाले कॉन्सेप्ट को यूज करो। सेंटर ऑफ मास जैसे एक सेंटर ऑफ चार्ज कॉन्सेप्ट बना सकते हो। जैसे इधर वाली रिंग को भूल जाओ, सिर्फ इधर वाली हाफ रिंग को याद रखो। इस हाफ रिंग का सेंटर ऑफ मास आया करता था यहां कहीं, और वो डिस्टेंस आया करती थी बेटा जितना मुझे याद है 2r/π। बेटा क्लास में बता रखा आपको कि डायपोलमेंट निकालने के लिए आप ये चीज यूज कर सकते हो। और सारे के सारे इस पॉजिटिव चार्ज को यहां पड़ा मान लो। सर चार्ज है कितना ये? बेटा ये चार्ज है लैम्डा इनटू यहां से यहां तक की ये लेंथ। कितनी लेंथ है बेटा? πr। इसी तरह से ये जो सेमी सर्कुलर रिंग है इसको पड़ा मान लो। सर कहां? बेटा इसके सेंटर ऑफ मास पे। सर हाफ रिंग का सेंटर ऑफ मास तो 2r/π पे आता है। हाँ बेटा बिल्कुल आता है। सर कितना चार्ज? बेटा चार्ज आएगा माइनस लेमडा इनटू ये लेंथ। कितनी लेंथ बेटा? πr। भूल जाओ इस रिंग को, सारा चार्ज यहां। भूल जाओ इस रिंग को, सारा चार्ज यहां। तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ इतना काम बचा। यहां पर एक चार्ज माइनस लेमडा πr, यहां पर एक दूसरा चार्ज प्लस लेमडा πr, और दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है बड़ा वो है मेरे पास 4r/π। डायपोलमेंट आएगा नेगेटिव से पॉजिटिव। डायपोलमेंट विल बी लाइक दिस एंड दैट डायपोलमेंट विल बी चार्ज इनटू सेपरेशन।
चार्ज है लेमडा पाई आर मल्टीप्लाइड बाय सेपरेशन। मेरे बच्चे व्हाट्स द सेपरेशन 4r बाई पाई। बेटा पाई से पाई क्या हो गया, कैंसिल। बेटा मेरे पास आंसर आ गया 4 टाइम्स लेमडा, अरे यार क्या लिख रहा हूं बेटा, क्या आ गया 4 टाइम्स लेमडा आर स्क्वायर। आई होप बेटा पसंद आ गया होगा। ओके कहते हैं पूरा करना चाहता हूं, बेटा पूरा करो, मना थोड़ी यार, पूरा करो, कोई इशू नहीं है, सब हो जाएगा। तो अब मेरा मन ये है कि मैं ना देख रहा है इस रिंग को, मैं ना देख रहा है इस रिंग को, मैं तो इस पूरी की पूरी रिंग को रिप्लेस कर रहा हूं एक डायपोल से, एक ऐसा डायपोल जिसका डायपोल मोमेंट है P, जो मैं निकाल चुका हूं। इसी तरफ बेटा आपने पहले से एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रखी है, दैट इज E0। अगर आप इस पूरी रिंग को एंगल थीटा घुमा दोगे तो आपका जो डायपोल है वो भी तो घूम जाएगा बेटा, कितना थीटा। और जैसे ही बेटा डायपोल आपका घूम गया है थीटा, इस डायपोल पर इस तरफ एक टॉर्क आएगा। याद करो टॉर्क की वैल्यू कितनी है बेटा, मेरे ख्याल से टॉर्क की वैल्यू आती है P sin थीटा। तो चाहे आप रिंग को घुमाओगे तब भी टॉर्क आएगा, इस डायपोल को घुमाओगे तब भी टॉर्क आएगा, एक ही बात है बेटा। अब आपने उस रिंग को तो हटा दिया है और उसके डायपोल लगा दिया है, तो रिंग को यूं घुमाकर अगर छोड़ोगे तो उस पर भी टॉर्क आएगा, और वो वाला टॉर्क और ये वाला टॉर्क एग्जैक्टली सेम है। सर टॉर्क है कितना बेटा, फोर्स नहीं है, टॉर्क है, मैं पहले बता चुका हूं, ये मैंने आपको पहले बताया था बेटा। इस केस में नेट फोर्स भले ही 0 लेकिन नेट टॉर्क आएगा। और उस टॉर्क की बेटा वैल्यू चेक करो कितनी आ गई है, P इंटू ई। बेटा ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है E0 इंटू साइन ऑफ थीटा। सर एंगुलर रेस्टम तब होता है जब टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा होता है। सर यहां पर तो टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा नहीं है, सर यहां पर तो टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा है। बेटा जरूर कोई अजम्पशन दे रखा होगा तुम्हें सवाल के अंदर, आप बोलोगे हाँ सर स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, सर थीटा स्मॉल बोला था। अरे बेटा अगर थीटा स्मॉल बोला था तो मेरे बच्चे इस टॉर्क को क्या लिख सकते हैं, P इंटू E0 इंटू थीटा। ले बेटा पहला पार्ट तो हो गया, एंगुलर SHM प्रूव्ड, पहला काम तो हो गया। सर अगला पार्ट बेटा, अगला पार्ट हाँ, टाइम पीरियड निकालना है। टॉर्क इज ऑलवेज इक्वल्स टू I इंटू अल्फा। बेटा इस एक्सेस के अबाउट रिंग को घुमाया है तो इस एक्सेस के अबाउट ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख, इस एक्सेस के अबाउट बेटा रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आई रियली होप बेटा आप लोगों को याद होगा, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है mr स्क्वायर इंटू अल्फा इज इक्वल्स टू P E0 बाई थीटा। बेटा मैंने इसको क्लास के एग्जाम्पल में E भी लिखा था, और बेटा हमारे पास अल्फा इज इक्वल्स टू P E बाई आई आया था, सॉरी आई लिखा था, P E बाई आया था, उसको मैंने ओमेगा स्क्वायर लिखा था। अब बेटा पूरा लिख रहा हूं, हमारे पास आ गया अल्फा इज इक्वल्स टू P E0 अपॉन mr स्क्वायर इंटू थीटा। बेटा ये P बताना कितना है, P है 4 लेमडा आर स्क्वायर इंटू E0 अपॉन mr स्क्वायर इंटू थीटा। आर स्क्वायर कैंसिल, अल्फा की वैल्यू आ गई बेटा कितनी, 4 लेमडा E0 अपॉन m इंटू थीटा। बेटा अल्फा इज इक्वल्स टू समथिंग समथिंग थीटा। बेटा दिस समथिंग समथिंग इज ऑफ कोर्स योर ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा इज योर एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो कोई मुझसे पूछ लेगा कि सर व्हाट इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी, तो मेरा जवाब होगा कि बेटा एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज, बेटा बोलना कितना बोलेगा, 4 लेमडा E0 अपॉन m। बेटा अगर ये आपके पास आ गया है, बेटा अगर आपके पास ये आ गया है ओमेगा, तो टाइम पीरियड कितना आएगा बेटा, टाइम पीरियड आएगा, बेटा टाइम पीरियड आएगा 2 पाई बाई ओमेगा। बेटा दैट इज 2 पाई अंडर रूट ऑफ m अपॉन 4 लेमडा E0। चाहो थोड़ा 4 को 2 को कैंसिल कर सकते हो, दैट इज पाई अंडर रूट ऑफ m अपॉन लेमडा E0। बेटा दिखाई तो दे रहा है ना, बेटा दिखाई तो दे रहा है ना, हाँ बेटा दिख रहा था। ये हमारा टाइम पीरियड आ गया बेटा, ये हमारा टाइम। ये वाला सवाल कराने के पीछे मेरा एक कारण और भी था कि कल को अगर इस तरह का कोई और अरेंजमेंट दे दिया और कोई और सवाल पूछ लिया तब भी बेझिझक कर लेना। कल को किसी ने बोल दिया कि सर मैंने इस पूरे अरेंजमेंट को 90 डिग्री घुमा दिया, तो डायपोल को भी कितना घुमा दिया, 90 डिग्री। सर अब जब वापस ये रिंग लौटेगी
तब मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी? अगर आपने 90 डिग्री घुमा दिया तो बेटा अब एसएम तो हो नहीं सकता, एंगल थीटा तो बड़ा है। लेकिन जब इस टाइम पर यू रिटर्न होगी उस टाइम पर ओमेगा सबसे ज्यादा, तो ये सवाल तो क्लास वाले हो गया वापस से, जिसमें हम लोगों ने बेटा मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी निकाली थी। मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी निकालने के लिए टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, तो आप इस रिंग को रिप्लेस कर सकते हो एक डायपोल से, और उसके बाद जैसे आज तक हम डायपोल के सवाल करते आए थे वैसे करते रहो। तो ये तो मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको ही कंपैरिजन करने के लिए सवाल करा है। मैं ये थोड़ी करूँगा ये वाला सवाल आएगा, लेकिन अगर ऐसा कोई सवाल आया तो तुम कर लो कि हाँ सर हमें पता है कि कैसे कैसे इसको मैनेज करना है, सर हो जाएगा। आई होप यू गेट द पॉइंट। बड़ा बात तो समझ में आएगी होगी। आगे चले। एक सवाल और करते हैं, थोड़ा टफ सा है और थोड़ा सा सर्कुलर मोशन के कॉन्सेप्ट भी उसमें यूज़ होंगे, तो चलिए निपटाते हैं इसे। सवाल इस तरह से कि बेटा आपके पास एक ये बेटा कोई सर्कल मान सकते हो, इसके सेंटर पर एक स्मूथ हिंज है ऐसे। स्मूथ हिंज से एक मासलेस स्ट्रिंग बांध रखी है और स्ट्रिंग के साथ एक m मास का पार्टिकल बांध रखा है। ये l लेंथ की मासलेस स्ट्रिंग है और ये m मास का पार्टिकल है और वर्टिकल प्लेन है। ये आपका वर्टिकल प्लेन है, तो ऑफ कोर्स बड़ा नीचे की तरफ mg तो लग ही रहा होगा। साथ ही साथ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में पूरे रीजन में इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है E और ये यूनिफॉर्म है। इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह सेम है और उसकी वैल्यू बेटा E है और वो यूनिफॉर्म है। इस m मास के पास बड़ा Q चार्ज भी है। फेयर एनफ। सबसे नीचे वाले पॉइंट पर मैं कम से कम कितनी स्पीड दूं, कि ये कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर मोशन कर ले, इतना सवाल है। फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ u सो दैट पार्टिकल परफॉर्म्स complete vertical सर्कुलर मोशन। कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर मोशन करने के लिए बड़ा कम से कम u की वैल्यू क्या होनी चाहिए? मैं बड़ा पहले बोल चुका हूं कि ना सवाल थोड़ा सा रिलेटिवली टफ तो है ही, लेकिन मैं एक हल्का सा कंपैरिजन भी करना चाह रहा हूं जिससे सवाल हल्का सा आसान हो जाए, थोड़ा सा आसान हो जाए। और वो कंपैरिजन ये है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ना होती, सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फील्ड होती और सिर्फ नीचे की तरफ अगर mg लग रहा होता, तो सबसे नीचे वाले पॉइंट पर आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम होता। बेटा क्या होता? स्टेबल इक्विलिब्रियम, टेंशन ऊपर mg नीचे। इस पॉइंट पर कितनी स्पीड चाहिए थी? बेटा दिस पॉइंट वाज योर स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन, और इस पॉइंट पर जो सबसे कम स्पीड चाहिए थी बेटा उसकी वैल्यू शायद आप लोगों को याद हो, बेटा √5gl। अगर याद नहीं है तो ठीक है, याद करनी पड़ेगी। तो सबसे नीचे वाली जो पोजीशन थी वो थी आपकी स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन, और इस स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन पर जो सबसे कम स्पीड चाहिए थी कि कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर मोशन हो जाए, उसके लिए बड़ा वैल्यू आ गई √5gl। ये रिजल्ट याद रखना है, ये रिजल्ट याद रहेगा बड़ा तब जाके तो हमसे सवाल हो पाएगा। ठीक है, तो चलिए अपने सवाल पर वापस आते हैं। अपने सवाल के अंदर भी हम पहचानते हैं, ढूंढते हैं कि बड़ा इक्विलिब्रियम पोजीशन या फिर स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन कहां पर है। स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन बड़ा यहां कहीं होगी, जब आपका चार्ज पार्टिकल यहां पर, ये एंगल थीटा, नीचे की तरफ mg, सामने की तरफ QE, और ऐसे आपका टेंशन। अगर इक्विलिब्रियम है ये वाला एंगल थीटा, तो बड़ा ये वाला एंगल भी थीटा। ऊपर का फोर्स बराबर नीचे का फोर्स, लेफ्ट का फोर्स बराबर
और राइट का फोर्स ऊपर है टी कॉस थीटा, नीचे है एम जी, लेफ्ट में है क्यू ई, राइट में है टी का साइन थीटा, तो टी साइन थीटा इज क्यू ई। यहां से मेरे पास टेन थीटा की वैल्यू आ गई है, बड़ा कितनी आ गई टेन का वैल्यू, क्यू ई अपॉन एम जी। बड़ा दिखाई दे रहा ना, टेन थीटा इक्वल्स टू, हाँ बेटा, क्यू ई अपॉन एम जी। बढ़िया यार, ये हमारी इक्विलिब्रियम पोजीशन है। इस इक्विलिब्रियम पोजीशन पर पार्टिकल के पास, अच्छा बेटा एक बात खत्म नहीं बेटा, टेंशन ऐसे, क्यू ई और एम जी का रिजल्टेंट आएगा ऐसे, और वो आएगा अंडर रूट ऑफ एम स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर। अगर इक्विलिब्रियम है तो टेंशन शुड बी इक्वल टू दिस, तो टेंशन की वैल्यू आ गई है बेटा कितनी, अंडर रूट ऑफ एम स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर। ये टेंशन की वैल्यू हम दोनों इन इक्वेशंस को स्क्वायर करके ऐड करते ना बेटा, तब भी आ जाती एक ही बात। जो हमारा कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर मोशन बिना इलेक्ट्रिक फील्ड वाला था बेटा, वहां पर ऊपर टेंशन था, नीचे एम जी थी बेटा, ठीक है। तो वहां पर हम जो जी था और यहां पर जो जी है उसमें अंतर है बेटा। ध्यान से देखो कि वहां पर फोर्स mg था और यहां पर जो फोर्स है वो mg से ज्यादा है। यहां पर जो फोर्स है बेटा वो mg से ज्यादा है, क्योंकि यहां पर फोर्स बेटा सॉरी इफेक्ट किसका आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का भी आ रहा है। तो ये जो टर्म है इससे आप लिख सकते हो m इंटू जी इफेक्टिव बेटा, ऐसा m इंटू जी इफेक्टिव। वहां पर सिर्फ और सिर्फ बेटा ग्रेविटेशनल फील्ड थी, यहां पर ग्रेविटेशनल फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों है। तो एक हल्का सा कंपैरिजन कर सकते हो, और कंपैरिजन कह के आप कह सकते हो कि सर इस सवाल के अंदर जी इफेक्टिव की जो वैल्यू है दैट इज बेटा, एम को नीचे लेना, दैट इज रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर। ये मेरा जी इफेक्टिव है, ये मेरा जी इफेक्टिव है। सर इस जी इफेक्टिव को करने वाले क्या हो बेटा, करने वाला ये हो कि इस स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन पर पार्टिकल के पास जो वेलोसिटी होगी कम से कम बेटा, उनसे डायरेक्ट लिखने के मूड में हो। ये जो वेलोसिटी है, ये जो मिनिमम वेलोसिटी बेटा, इसको मैं डायरेक्ट लिखने वाला हूं, दिस इज रूट ऑफ 5gl। सुनना मेरी बात, सुनना। जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी तो आपकी स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन थी ये, और यहां पर कम से कम वेलोसिटी चाहिए थी मैं रूट 5gl। अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई है तो एक स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन है ये, तो बाय कंपैरिजन में कह सकता हूं कि यहां पर भी बेटा मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड होगी रूट 5gl। बस जी नहीं बेटा, जी की जगह हम क्या यूज कर लेंगे, जी इफेक्टिव बेटा, क्या यूज कर लेंगे, जी इफेक्टिव। जी इफेक्टिव बेटा हम यहां से उठा के रख देंगे बेटा, बड़े आराम से हमारे पास ये वाली स्पीड आ गई। लेकिन बच्चे मुझसे बोलेंगे सर यहां पर स्पीड पता लगी आपको, तो सर आपने सवाल में मुझसे यहां पर स्पीड पूछ रखी है बेटा, यहां पर स्पीड पता है और यहां पर स्पीड पूछ रखी है। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक दोनों स्पीड्स को रिलेट करना सबसे बढ़िया जुगाड़ क्या रहेगा। तो मेरे बच्चे बोलेंगे कि सर ऐसे में अगर मैं इसको पोजीशन 1 कहूं और इसको पोजीशन 2 कहूं, तो मुझे पोजीशन 1 से लेकर पोजीशन 2 तक वेट लगाना चाहिए, वर्क एनर्जी थ्योरम लगानी चाहिए। अभी लगाते हैं। यहां से तक है कौन से फोर्सेस, मेरे बच्चे बोलेंगे सर ग्रेविटी है, टेंशन है और इलेक्ट्रिक फील्ड है। तीनों का वर्क डन इज ऑफ कोर्स के फाइनल माइनस के इनिशियल। ग्रेविटी का वर्क डन बेटा देखना, पार्टिकल नीचे आ रहा है या ऊपर जा रहा है, तो आप बोलोगे सर ऊपर जा रहा है, तो प्लस mgh या माइनस mgh, आप बोलोगे सर माइनस mgh। ये है बेटा L, ये है L, तो ये है L cos थीटा, तो ये है L माइनस L cos थीटा। ग्रेविटी का वर्क डन आ जाएगा माइनस m इंटू जी इंटू ऊपर कितना आ गया, दैट इज L 1 माइनस कॉस थीटा। टेंशन का बेटा आप लोग जानते हो वर्क डन 0 आएगा, क्यों, क्योंकि हर इंस्टेंट पर टेंशन और वेलोसिटी के बीच में एंगल 90 डिग्री रहेगा, तो टेंशन का पावर 0 रहेगा बेटा। टेंशन का पावर 0 रहेगा तो ऑफ कोर्स उसका वर्क डन भी 0 रहेगा। ठीक है बेटा, यहां तक मामला सेट है। आगे चलते हैं बेटा, नेक्स्ट इज हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड का बटन। पूरे रास्ते इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स कांस्टेंट है, सामने की तरफ फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड है पूरे रीजन में सामने की तरफ, तो सामने की तरफ एक फोर्स लग रहा है Q इंटू ई,
और ये रहा बेटा पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट। बच्चे बोलेंगे सर मुझे पूरे डिस्प्लेसमेंट से मतलब नहीं है, मुझे डिस्प्लेसमेंट के सिर्फ उस कंपोनेंट में इंटरेस्ट है जो बेटा फोर्स की तरफ हो। तो आप बेटा क्या करना, ये जो आपका फोर्स आया है, सो बेटा ये जो फोर्स आया है डिस्प्लेसमेंट का वो कंपोनेंट जो देखो जो फोर्स की तरफ है, बेटा ये रहा आपका डिस्प्लेसमेंट। ये कितना है, अगर ये L है तो बेटा ये L साइन थीटा है। तो आप कह सकते हो कि इस तरफ है QE फोर्स और इसी तरफ डिस्प्लेसमेंट है आपका L साइन थीटा, दैट इज इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ये ले बेटा, हमने काफ़ी हद तक बेटा मामला सेट कर दिया है, हमें सिर्फ और सिर्फ बेटा वैल्यूज पटकनी है। अभी पटक देते हैं वैल्यूज, बेटा अभी रख देते हैं वैल्यूज। हाँ बेटा हमारे पास आ गया, हाँ बेटा माइनस MgL 1 माइनस कॉस थीटा प्लस QEL साइन थीटा इज इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर। बेटा v स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 5 इंटू जी इफेक्टिव। बेटा जी इफेक्टिव वाज आई थिंक Q स्क्वायर E स्क्वायर अपॉन M स्क्वायर 5GL। रूट ऑफ 5GL का स्क्वायर माइनस हाफ MU स्क्वायर। ठीक है ना, इस हाफ MU स्क्वायर को इधर लेके आया तो मेरे पास आ गया हाफ MU स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाफ M। बड़ा वेलोसिटी है, ओ सॉरी बेटा मैंने उल्टा लिख दिया, बड़ा वेलोसिटी है रूट 5GL। तो बड़ा ये सारा ही रूट के अंदर था, सारा ही बड़ा रूट के अंदर था, वो स्क्वायर बड़ा निपट ही गया वो तो, ठीक है, वो रूट और स्क्वायर बड़ा दोनों निपट ही गए। हाफ M बड़ा V का स्क्वायर, बड़ा V था रूट 5GL, रूट 5GL का स्क्वायर क्या तो रूट और स्क्वायर बड़ा कैंसिल, बड़ा दैट इज 5 इंटू G दिस इज बड़ा G इंटू L। बड़ा G इफेक्टिव आपका ये था, आई होप दैट्स ओके। बड़ा आपका G इफेक्टिव ये था, बड़ा आपके पास आ गया दैट इज इक्वल्स टू हाफ M रूट ऑफ 5GL। बड़ा दिस इज योर G इफेक्टिव, ये आ गया। मेरे पास आ गया हाफ MU स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाफ M बड़ा 5 इंटू अंडर रूट ऑफ Q स्क्वायर E स्क्वायर अपॉन M स्क्वायर प्लस G स्क्वायर इंटू L प्लस MGL 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा माइनस QEL साइन थीटा। इसे मैं और थोड़ा सिंप्लीफाई भी कर सकता हूं, हालांकि सिंप्लीफाई तो क्या बड़ा बहुत ज्यादा सिंप्लीफाई तो नहीं होगा, ठीक है ना। हाफ M बड़ा गया टू ऊपर आ जाएगा बेटा, M नीचे आ जाए। सो U कम्स आउट टू बी बड़ा क्या 5 टाइम्स अंडर रूट ऑफ Q स्क्वायर E स्क्वायर अपॉन M स्क्वायर प्लस G स्क्वायर इंटू L प्लस 2GL 1 माइनस कॉस थीटा माइनस 2QEL अपॉन M साइन थीटा, इस पूरे की पावर हाफ। हालांकि कोई बच्चा कह सकता है कि सर आंसर आपको इस तरह से छोड़ना नहीं चाहिए क्योंकि थीटा नहीं पता, बेटा थीटा पर निकाल रखा है, तो आप कह सकते हो कि सर थीटा इज दैट टेन थीटा। कितना आया था बेटा टेन थीटा अपना, बेटा मेरे ख्याल से QE अपॉन MG आया था। तो बड़ा यहां से जो थीटा रखा है उसे आप यहां रख सकते हो। फिर भी अगर आपको और बेटर तरीके से अगर आंसर लिखना हो तो आप बेटा टेन थीटा से साइन थीटा वगैरह सब कुछ निकाल सकते हो। अगर ये टेन थीटा है दैट इज परपेंडिकुलर, बड़ा परपेंडिकुलर इज QE, बड़ा दिस इज MG, सो दिस विल बी अंडर रूट ऑफ QE स्क्वायर प्लस M स्क्वायर G स्क्वायर। अगर आपको और बड़े लिखना हो
तो आप कह सकते हो कि u इज इक्वल्स टू 5 टाइम्स अंडर रूट ऑफ क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर इंटू एल प्लस 2gl 1 माइनस कॉस थीटा। बेटा कॉस थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेटा बेस कितना है mg, हाइपोटेनस कितना बेटा रूट ऑफ वही बेटा क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर जी स्क्वायर माइनस 2qel अपॉन एम इंटू बेटा साइन थीटा। साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। बेटा व्हाट इज परपेंडिकुलर? परपेंडिकुलर इज QE एंड हाइपोटेनस इज अंडर रूट ऑफ क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर जी स्क्वायर। ले बेटा अगर आपको थीटा की टर्म्स में आंसर नहीं लिखना तो आपने सारा का सारा आंसर उन टर्म्स में लिख दिया बेटा जो टर्म्स हमें सवाल के अंदर एग्जैक्टली दे रखी थी। क्यू दे रखा है, ई दे रखा है, एम दे रखा है, जी बेटा कॉन्स्टेंट है, एल की बना है। तो जो टर्म्स हमें सवाल में दे रखी थी उन टर्म्स में आप इस तरह से आंसर छोड़ सकते हैं। आई होप इट विल वर्क। आगे चलते हैं। एक एग्जाम्पल और करते हैं, ठीक है। फ्लक्स का एग्जाम्पल है, बढ़िया एग्जाम्पल है। बेटा मान लीजिए कि आपके पास इस तरह का एक L लेंथ का सिलेंडर है। L लेंथ का बड़ा एक सिलेंडर है इस तरह से। जो सिलेंडर है उसकी लेंथ लेट से बड़ा आपको L गिवन है और इस सिलेंडर का जो रेडियस है बड़ा वो भी आपको गिवन है कि इट इज R। इसका रेडियस R है। इसकी एक्सिस पर सेंटर वाले पॉइंट पर हमने एक पॉइंट चार्ज रखा हुआ है Q। इसकी एक्सिस के सेंटर वाले पॉइंट पर एक बड़ा चार्ज रखा हुआ है Q। सेंटर पे है तो ऑफ कोर्स बेटा ये वाली लेंथ आपके पास L/2, तो बेटा ये वाला डिस्टेंस भी आपके पास L/2। अब इस Q चार्ज से बड़ा फ्लक्स निकल रहा होगा हर तरफ, ठीक है। पूरे 3D के अंदर हर तरफ बड़ा फ्लक्स निकल रहा होगा। आपको सिर्फ और सिर्फ इस कर्व्ड सरफेस से, इस लेटरल सरफेस से कितना फ्लक्स निकला है बेटा वो निकालना है। दिस इज अवर लेटरल सरफेस और इस लेटरल सरफेस से कितना फ्लक्स निकला है बेटा वो निकालना है। फाइंड फ्लक्स पासिंग थ्रू, बेटा कर्व्ड सेक्शन बोलते हैं बेटा, लेटरल बोलते हैं एक बार, पासिंग थ्रू लेटरल सरफेस ऑफ सिलेंडर। ठीक है ना, इतना सा काम है। चलिए बेटा करते हैं, कोशिश करते हैं। एक तो बेटा ऑफ कोर्स है ना E.ds से करने की कोशिश करते हैं, बन जाएगा अपन लोगों से काम। जैसे मैंने क्या किया कि बेटा इस क्यू चार्ज से एज यू नो इट वेरी वेल कि बेटा हर तरफ फ्लक्स गुजर रहा है, हर तरफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस निकल रही है ऐसे। बहुत सारे लाइन्स हैं लेकिन बेटा मैंने थोड़ी बहुत बना दी इस तरह से, ठीक है। अब मैंने क्या किया कि यहां से x डिस्टेंस दूर गया और मैंने ऐसे एक dx विड्थ का एक कट लगाया। x डिस्टेंस गया और ऐसे dx विड्थ का कट लगाया बेटा। ये बेटा अगर आपको कट समझ में नहीं आया तो मैं एक बार अलग से डायग्राम से दिखा दूं आपको। तो आपने क्या किया कि बेटा q चार्ज से x डिस्टेंस दूर ऐसे आपने कट लगाया बेटा, रिंग टाइप का सा कट बन जाएगा ऐसे ऐसे। हालांकि मुझे लगता है बेटा आप एक्चुअल डायग्राम से भी समझ गए होंगे, बट बेटा इससे भी आप समझ गए। ये बेटा आपके पास एक तरह से एलिमेंटल रिंग है। इसकी जो विड्थ है बेटा आपके पास ऐसे है dx और ये इस q चार्ज से x डिस्टेंस दूर है बेटा, q चार्ज से x डिस्टेंस दूर है। इस q चार्ज के कारण एज वी नो दैट बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी लाइक दिस,
इलेक्ट्रिक फील्ड विल एक्स। ठीक है, ये जो सरफेस है इसका बेटा यहाँ कहीं मैं हल्का सा एरिया वेक्टर मान सकता हूँ, चाहे बेटा यहाँ वाला पॉइंट लो चाहे यहाँ वाला पॉइंट लो, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल ये वाला और ये वाला एंगल एग्जैक्टली सेम ही आएगा, तो कोई बहुत बड़ा फर्क पड़ना है नहीं। छोटा सा एरिया मैं उसको बेटा ds लिख रहा हूँ। इस एलिमेंटल रिंग का बेटा एरिया क्या होगा, आप बोलोगे सर 2πr तो सरकमफेरेंस इनटू थिकनेस, बेटा थिकनेस कितनी है dx, तो छोटा सा एरिया आएगा दैट इज 2πr इनटू थिकनेस, बेटा थिकनेस इज dx। ठीक है ना, दिस इज योर एरिया वेक्टर, दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा आपके पास है ऐसे, और दोनों के बीच में लेट से बेटा एंगल इज थीटा, दोनों के बीच में बेटा लेट से एंगल इज थीटा। फेयर एनफ, ये एंगल थीटा, तो बेटा एज यू कैन सी दैट दिस एंगल ऑल्सो कम्स आउट थीटा, बेटा दिस एंगल कम्स आउट टू थीटा, बेटा दिस एंगल कम्स आउट विद 90 माइनस थीटा। इस इतने से एरिया में से कितना सा फ्लक्स गुजरा है, तो आप बोलोगे सर फ्लक्स विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड। क्यू चार्ज की वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, आप बोलो सर क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा के क्यू अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। दिस इज एक्स, दिस इज आर, डिस्टेंस इज रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो उसका स्क्वायर बड़ा कितना हो गया आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया वेक्टर, बेटा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एरिया वेक्टर, तो यू कुड से कि सर दैट इज 2πr इनटू dx मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम, बेटा मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, सो फ्लक्स कम्स आउट टू बी, बेटा फ्लक्स कम्स आउट टू बी, के को अगर मैं चाहूं तो बेटा 1/4πε0 लिख सकता हूं, क्यू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, बेटा ऊपर तो 2π ठीक है बेटा, आर ठीक है, dx ठीक है, cos थीटा, बेटा ये वाला एंगल थीटा तो ये वाला एंगल भी थीटा, cos थीटा इज ऑफ कोर्स बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेटा बेस इज r एंड हाइपोटेनस इज रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो बेटा ये मेरे पास आ गया 3/2। चलेगा बेटा, 2π 4π बेटा कैंसिल। सर मुझे तो नेट फ्लक्स चाहिए, बेटा नेट फ्लक्स चाहिए, तो ऐसी छोटी छोटी रिंग्स लेता रहे, बेटा पहले रिंग यहाँ लेना, फिर 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 यहाँ लेना। एक्स की वैल्यू को इंटीग्रेट कर दे 0 से लेके L/2 तक और डबल कर दे, L/2 बेटा यहाँ से डिस्टेंस और डबल कर दे। सर डबल क्यों, कि बेटा जैसा आपके पास इधर है वैसा इधर है, वैसा इधर है। सर एक्स की वैल्यू को मैं -L/2 से L/2 पे इंटीग्रेट कर सकता हूँ, हाँ बेटा बिल्कुल कर सकते हो। ये वाला पॉइंट आपका -L/2 है और ये वाला पॉइंट आपका एक तरह से +L/2, आपने एक्स इधर की तरफ मेजर किया है इसलिए, मर्जी बेटा आपकी। तो अगर आपको नेट फ्लक्स निकालना है तो बेटा Q बाहर निकालो, R स्क्वायर बाहर निकालो, डिवाइड बाई 2ε0 बाहर निकालो। ब्रैकेट में बेटा मेरे पास क्या बच गया जरा चेक करना, बेटा ब्रैकेट में मेरे ख्याल से बच गया है dx अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। सर कहां से कहां तक इंटीग्रेट करूं, बेटा कहा ना -L/2 से +L/2 भी इंटीग्रेट कर सकता है, मर्जी बेटा आपकी। और चाहो तो बेटा आप इसको 0 से L/2 भी इंटीग्रेट कर सकते हो, बस साथ में 2 से मल्टीप्लाई कर दो, एक ही आंसर आएगा बेटा, कोई ऐसे टेंशन नहीं, करके देख लेना। ठीक है, हाँ बेटा ये छोटा सा इंटीग्रेशन बच गया। ये इंटीग्रेशन वैसे बेटा आप लोगों ने हो सकता है कि मैथ्स के अंदर पढ़ा हो, मैथ्स में नहीं पढ़ा तो बेटा मैंने भी आपको ये वाला इंटीग्रेशन क्लास में बता रखा है, क्लास के एग्जाम्पल्स के अंदर बेटा अपने इसको यूज़ कर रखा है और अपने इसको ढंग से किया भी था। हो सकता है बेटा किसी किसी बच्चे को ना याद हो कि सर ये कहाँ से आ गया, तो बेटा मैं एक बार करके दिखा रहा हूँ, चलिए करके दिखा देते हैं। बेटा मुझे इंटीग्रेशन करना है dx अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, मुझे इसका इंटीग्रेशन लेना है। बेटा आप लिख दो x इज इक्वल्स टू आर टाइम्स tan phi, ऐसे लिख दो बेटा, कुछ लिख दो। ये है बेटा आपका सब्स्टिट्यूशन। अगला स्टेप है इस सब्स्टिट्यूशन का डिफरेंशिएशन, x का डिफरेंशिएशन होगा dx दैट इज इक्वल्स टू r, tan थीटा का डिफरेंशिएशन इज sec स्क्वायर, सॉरी tan phi का डिफरेंशिएशन होगा sec स्क्वायर phi इंटू d phi। ठीक है बेटा, पटको इसे, अरे बेटा नीचे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर नहीं है, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 है। बेटा पटका इसे,
तो ऊपर जहां पर dx लिखा है वहां पर लिख दो r टाइम्स sec स्क्वायर फाई इंटू डी फाई डिवाइड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, ये हो गया आर स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, उसकी पावर है 3/2। थोड़ा नीचे मेरे ख्याल से बन गया है आर क्यूब सेक क्यूब फाई, बन गया बेटा। दिस इज ऑफ कोर्स 1 अपॉन आर स्क्वायर सेक स्क्वायर कैंसिल, बेटा कॉस फाई डी फाई बच गया। बेटा कॉस फाई का इंटीग्रेशन मेरे सारे बच्चे जानते हैं बेटा कितना आएगा, साइन फाई। सर ये साइन फाई कैसे लिखूं? अरे बेटा अगर तू टेन फाई लिख सकता है तो साइन फाई भी लिख सकता है। जरा देखना तूने टेन फाई क्या लिख रखा है। तुम कहोगे सर अगर ये वाला एंगल फाई है तो टेन फाई इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेटा परपेंडिकुलर ये है, हाइपोटेन्यूस ये है, तो बेटा बेस हो गया अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर सॉरी टेन फाई इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, माय फॉल्ट बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस बेटा ये आर, तो ये हो गया रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। बेटा मुझे लिखना है साइन फाई, बेटा साइन फाई इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो दैट इज एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। बेटा मैंने बहुत मेहनत से ये इंटीग्रेशन किया है, बट अगर आप चाहो तो इसे याद रख सकती हो। मैथमेटिक्स का स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, जो आप 20-25 फॉर्मूला याद करते हो बेटा मैथमेटिक्स में, उसमें से एक फॉर्मूला है बेटा, बार बार थोड़ी निकालते रहेंगे यार, ठीक है। तो मेरे पास बेटा नेट फ्लक्स आ गया, बेटा बताना कितना फ्लक्स आ गया। 2 तो बेटा निकाल चुका हूँ, मेरे पास आ गया दैट इज क्यू आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू, बेटा इसका इंटीग्रेशन हमने अभी अभी सीखा है। बेटा कितना सीखा है, 1 अपॉन आर स्क्वायर, बेटा आर स्क्वायर तो कैंसिल, इंटू एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स की बेटा वैल्यू कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करनी है, 0 से l/2। मेरे पास ये आ गया है q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एक्स को लिखा l/2 अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बाई 4, एक्स को रखा 0, तो बेटा मेरे पास ये आ गया 0। बड़ा रखना कितना आंसर आ गया बेटा, मेरे ख्याल से आंसर आ गया q बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है बेटा, इनटू बेटा ऊपर तो l, बेटा नीचे बेटा मेरे ख्याल से आ जाएगा रूट ऑफ 4r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। बेटा वो 4 और 2 तो बेटा कैंसिल हो जाएगा। दिस शुड बी अवर आंसर। ये ले बेटा मैं आंसर यहाँ कहीं लिख रहा हूँ। बेटा फ्लक्स आ गया है लेटरल सरफेस से q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू एल अपॉन अंडर रूट ऑफ 4r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। बढ़िया आंसर है, अच्छा आंसर, समझ गए होंगे। हालांकि कोई बच्चा कह सकता है कि सर कोई तरीका भी है क्या, सर कोई गॉस-लॉ लगा के सर कोई आसान तरीके से नहीं हो सकता क्या? हो सकता है बेटा, क्यों नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। तो चलिए हम किसी आसान तरीके से भी सोचते हैं। मेरा तो बड़ा मन आपका ये फ्लक्स की डेफिनेशन रिवाइज कराने का था, इसलिए मैंने ऐसा कर दिया। बड़ा बाकी तो अगर ये एग्जाम में अगर ये सवाल आया होता ना, थोड़ा मैं भी शायद इसको गॉस-लॉ से ही करता, है ना, तो वो भी कर लेते हैं। अब बेटा मेरा एम तो सिखाना था, इसलिए मुझे लगा कि बेटा आप लोग गॉस-लॉ भूल गए होंगे, तो मुझे लगा कि रिवाइज करा देते हैं, तो इसलिए बेटा मैंने ऐसे कर दिया। अदरवाइज अगर एग्जाम में अगर सवाल आता तो मैं E.ds से ना करके शायद बेटा गॉस-लॉ से ही करता। तो चलिए आप लोग भी एक बार ट्राई कर लें, ये गॉस-लॉ से बड़ा हो सकता है क्या? मेरे ख्याल से बन जाएगा, मेरे ख्याल से बन जाएगा। ठीक है, क्या सवाल था? ये आपके पास बड़ा सिलेंडर, ये सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, ये सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, बीचों बीच बड़ा क्यू चार्ज। अब एक काम करो, मुझे इस लेटरल वाले से निकाल लेंगे ये l/2, बड़ा ये भी l/2। मुझे इस लेटरल वाले से फ्लक्स निकालना है, लेटरल वाले से फ्लक्स निकालना है। ठीक, अब लेटरल वाले से अगर फ्लक्स निकालना है तो एक काम करो, इसको भी क्लोज कर दो और इसको भी क्लोज कर दो, दोनों सर्कुलर क्रॉस सेक्शन को क्लोज कर दो। अब आपने इस क्यू चार्ज को हर तरफ से ढक दिया है
और अगर हर तरफ से ढक दिया है तो ऑफ कोर्स अब गॉस लॉ लग सकता है और इस पूरी की पूरी सरफेस को गॉसियन सरफेस कह सकता हूं। इस क्यू चार्ज से जो नेट फ्लक्स बाहर की तरफ निकल रहा होगा वो हम जानते हैं कि क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट गुजर रहा होगा। वो बेटा कितना गुजर रहा होगा? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट गुजर रहा होगा। इस सरफेस से, जो लेटरल सरफेस से, उससे बेटा मान लीजिए कि फ्लक्स गुजरा φ1। इस सर्कुलर क्रॉस सेक्शन से बेटा लेट से फ्लक्स गुजरा φ2। इस सर्कुलर क्रॉस सेक्शन से बेटा लेट से फ्लक्स गुजरा φ2। इससे φ2 तो इससे φ2 के बेटा जितने डिस्टेंस ये उतने डिस्टेंस ये, जितना क्रॉस सेक्शनल एरिया ये उतना क्रॉस सेक्शनल एरिया ये। नेट फ्लक्स बाय गाउस लॉ I could say कि the net flux is of course φ1 plus 2 times φ2 and net flux is of course charge inside, but what is charge inside? Q upon epsilon naught. Fair enough. मुझे ऐसा लगता है कि बेटा मैं φ2 है ना बड़े आराम से निकाल सकता हूं, हमने क्लास में निकाला भी है। अगर φ2 आ गया तो φ1 भी आ जाएगा। सर φ2 कैसे आएगा? सुनना बेटा, ये रहा Q चार्ज, यहां से L/2 डिस्टेंस दूर, ये आपके पास एक सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है जिसका रेडियस आपके पास R है, और इस Q चार्ज से कितना फ्लक्स इस सर्कुलर क्रॉस सेक्शन से गुजरेगा उसके लिए काश मुझे ये वाला सॉलिड एंगल पता होगा। बेटा लेट्स से दिस सॉलिड एंगल इज ओमेगा, ये सेमी कॉन एंगल बेटा मान लीजिए थीटा, बेटा ये वाला एंगल थीटा। हम जानते हैं कि 4 पाई स्टेरेडियन में से फ्लक्स गुजरता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो एक स्टेरेडियन के सॉलिड एंगल में से फ्लक्स गुजरेगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ओमेगा सॉलिड एंगल से जो फ्लक्स गुजरेगा उसको हम लिख सकते हैं Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ओमेगा। बेटा ये तो निकालना है जो इसमें से निकल रहा है। इस ओमेगा को हम लोगों ने बेटा पहले से याद भी कर रखा है। दिस ओमेगा इज बेटा ऑफ कोर्स 2 पाई 1 माइनस कॉस थीटा। बेटा 2 पाई ये दोनों कैंसिल, मेरे पास ये आ गया दैट इज Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू 1 माइनस कॉस थीटा। बेटा कॉस थीटा इज ऑफ कोर्स बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेटा बेस है L/2 अपॉन हाइपोटेनस। बेटा हाइपोटेनस इज दिस, ये है L/2 और ये है R, तो बेटा ये आएगा R² प्लस L²/4। ले बेटा पटको इसे, मेरे पास फ्लक्स थ्रू लेटरल सरफेस आ गया है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस 2 टाइम्स, बेटा इस सर्कुलर क्रॉस सेक्शन से गुजरना 2 टाइम्स, क्यों? क्योंकि जितना इसमें से बेटा उतना ही तो इसमें से, माइनस 2 टाइम्स Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस L अपॉन, बेटा नीचे 2 तो बेटा मेरे ख्याल से निपट ही जाएगा, अंडर रूट ऑफ 4R² प्लस L²। बेटा 2 से 2 कैंसिल हो गया, Q बाई एप्सिलॉन नॉट बेटा कैंसिल हो गया, और मेरे पास बेटा आंसर आ गया Q बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू L अपॉन अंडर रूट ऑफ 4R² प्लस L²। बेटा गाउस लॉ से भी हम बड़े आराम से लेटरल सरफेस से गुजरने वाला फ्लक्स इस तरीके से निकाल सकते थे। हालांकि इसके लिए बेटा सॉलिड एंगल वगैरह की प्रॉपर्टीज काम आई है। हम बेटा सॉलिड एंगल की प्रॉपर्टीज किस तरह से गॉस लॉ में यूज कर सकते हैं ये हम बेटा पहले आपको बता चुके हैं। तो आई होप बेटा आप लोगों को थोड़ा सा एज कंपेयर टू डेफिनेशन ये गॉस लॉ से सवाल करना हल्का सा आपको आसान लगा होगा, और साथ ही साथ आपको ये भी लगा होगा कि हाँ सर ऐसे करने से है ना टाइम तो बचता ही है। यही नहीं, अगर ये वाला Q चार्ज सेंटर पर ना पड़ा होता और किसी और पॉइंट पर पड़ा होता तब भी हम इस लेटरल सरफेस से फ्लक्स बाय डेफिनेशन में निकाल सकते थे और बाय गाउस लॉ भी निकाल सकते थे। बाय डेफिनेशन बेटा मान लो कि ये वाला पार्टिकल यहाँ कहीं पड़ा होता, ये डिस्टेंस L/3 होती है और ये डिस्टेंस 2L/3 होती है, तो हमने जो E.ds से किया था उसमें सिर्फ और सिर्फ लिमिट चेंज करनी थी, माइनस L/3 से प्लस 2L/3 हमारा आंसर आता। इसी तरह से अगर बेटा यहाँ पड़ा होता और मैं कहता बेटा निकाल गॉस लॉ से निकाल, तो कैसे गॉस लॉ से निकाल देंगे। बस इस बार ये वाला फ्लक्स और ये वाला फ्लक्स बराबर नहीं होता, अलग अलग होता, उनको अलग अलग निकाल लेते। तो अगर ये चार्ज पार्टिकल सेंटर पर ना भी पड़ा होता तब भी बेटा हम आंसर निकाल लेते हैं। मैं आपको एक बेटा एक सेल्फ एक्सरसाइज दे रहा हूं, इस Q चार्ज को यहां कहीं रखो बेटा, यहां मत रखो, यहां कहीं रख दो।
यहाँ से तो डिस्टेंस कर देना l/3 और यहाँ से बड़ा डिस्टेंस कर देना 2l/3 और बड़ा सवाल यही है, फाइंड फ्लक्स थ्रू दिस लेटरल सरफेस। फाइंड फ्लक्स थ्रू, बड़ा मुझे आंसर याद नहीं है, आप लोग बड़ा सॉल्व कर लेना दोनों तरीके से, बाई अपना डेफिनेशन भी और बड़ा बाई अपना गाउस लॉ भी। यहाँ से डिस्टेंस l/3, यहाँ से डिस्टेंस 2l/3 और बताना कि लेटरल सरफेस से कितना फ्लक्स गुजरेगा। दोनों से आंसर निकालना, मैच कर जाए इसका मतलब अपना सही है, ना मैच करे तो ऑफकोर्स बड़ा अपना गलत है। कोई कम से कम एक प्रोसेस तो गलत है, ठीक है। तो बेटा मुझे एक बार दिखा देना अपने वाले व्हाट्सएप बड़ा क्या टेलीग्राम ग्रुप पर, एक बार तुम मुझे पिक लेके भेज देना, मैं भी चेक कर लूँगा तुमने किया नहीं किया, मुझे भी तसल्ली हो जाएगी कि तुम टफ सवाल इस तरह का कर सकते हो नहीं कर सकते। अब तो कहाँ टफ लगेगा, अब तो बेटा कर दिया इस तरह का सवाल है ना, उसका एक मॉडिफिकेशन ही तो है, तो कर लेना यार। छोटी सी मतलब मेरे ख्याल 10-1 मिनट की एक्सरसाइज है, दोनों तरीके से करने के, 5 मिनट इंटीग्रेशन से, 5 मिनट आपके गाउस लॉ से। तो 10 मिनट की एक्सरसाइज है, सारा सॉल्व कर लेना, एक फ़ोटो लेना और उस फोटो को टेलीग्राम पे भेज देना यार, ठीक है। आंसर दोनों मैच कर जाएं तो ठीक है। चलिए, थैंक यू।